यदि आप सभी की भी वार्षिक परीक्षाएं होने वाली है तो आज की वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन कराने वाला हूं और ये पेपर बहुत ही ज़्यादा वायरल है दोस्तों। तो चलिए हम लोग बिना देरी को ये वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज के इस पेपर के एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से देख लेते हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें और अपने पेपर से पहले इस पेपर के एक एक क्वेश्चन को जरूर समझ लें, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देरी को ये वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस पेपर के एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, समय 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है। पूर्णांक की बात करें तो 70 यहाँ पर निर्धारित है। निर्देश देखिए, बोला गया है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों का एवं खा में विभाजित है। दूसरा निर्देश है कि खंड का में वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा खंड खा में वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। चलिए अब हम एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और बहुत ही अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है तो परीक्षा गुरु को माना जाता है। अगला है सरस्वती पत्रिका के संपादक थे तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। दूसरे का बी नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रामायणी किसकी कृति है तो साखी हो गई, सबद हो गई, रामायणी हो गई, ये सभी कबीरदास जी की कृतियां हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है हिंदी गद्य का जनक माना जाता है किसको तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। अगला क्वेश्चन है कि कलि कौतुक किसकी रचना है तो ये प्रताप नारायण मिश्र जी की रचना है, याद रखिएगा। अगला है बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, यानी ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला है अतीत के चलचित्र, ये किसकी कृति है तो महादेवी वर्मा जी की कृति है, याद रखिएगा। 7वें का आ नंबर सही है। अब देखिए आठवां क्वेश्चन है कि हिंदी की प्रथम कहानी है कौन सी, इंदुमती, ठीक है। 8वें का सा नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो जो है ये किसकी रचना है तो चंद बरदाई की रचना है, यानी ऑप्शन सा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला है गोस्वामी तुलसीदास की भाषा कौन सी है तो गोस्वामी तुलसीदास की भाषा अवधी है, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन बा एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब देखिए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन कहता है चारू चंद्र की चंचल किरणें, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि एक ही अक्षर देखिए चा 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 का रिपीटेशन हो रहा है, कई बार चा 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 आ रहा है, ठीक है। तो जहाँ पर एक ही अक्षर कई बार रिपीट होता है वहां पर याद रखिएगा अनुप्रास अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही, इस पंक्ति में छंद कौन सा है तो यहाँ पर दोहा छंद है, याद रखिएगा। अगला है मया जो है ये कौन सा रूप है, ठीक है। तो मया जो है दोस्तों ये तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है, ठीक है, याद रखिएगा। 13 का सा नंबर। अगला है इत्यादि में संधि कौन सी है तो यहाँ पर अड़ संधि है, यड़ संधि है, यानी इति धन आदि ये मिल करके बनाता है इत्यादि, ठीक है। तो यहाँ पर इको यड़चि सूत्र से यड़ संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, इस पंक्ति में रस कौन सा है तो दोस्तों वीर रस है, यहाँ पर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है खरा खोटा में समास कौन सा है तो खरा खोटा में द्वंद्व समास है, याद रखिएगा। अगला है पाहुना हो गया, मेहमान हो गया, ये आगंतुक जो है ये किसके पर्यायवाची है तो ये अतिथि के पर्यायवाची है, याद रखिएगा। अगला है होंठ का तत्सम क्या होता है तो होंठ का तत्सम यहाँ पर ओष्ठ होता है, याद रखिएगा, यानी गा नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब बोल रहा है क्वेश्चन की पठ धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप, पठतु पठताम पठंतु पठ पठतम पठत पठानी पठाओ पठाम, यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन का पूछ रहा है तो पठतु हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है उपकार का विलोम शब्द क्या होगा तो अपकार होगा, यानी 20वें का खा नंबर क्वेश्चन एकदम ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ से खंड पा वर्णनात्मक प्रश्नों को और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी इस गद्यांश को पढ़िए, आगे भी अगले पेज पर भी ये गद्यांश है और इसके नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसका उत्तर दीजिए, ठीक है। तो यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते, तो ये किस चैप्टर से लिया गया है, बात चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। जिसके लेखक कौन है, प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से इस चीज को जानते होंगे। खा और गा, ठीक है। तो का नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लीजिए, तो हम लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित बात नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या,
अब यहाँ पर देखें तो इस गद्यांश में हमको कहीं पर भी रेखांकित अंश नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में मान लो अगर होता है बाई मिस्टेक पेपर में अगर रेखांकित अंश नहीं दिया रहता तो आप पूरे गद्यांश की व्याख्या को लिख देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से इसकी व्याख्या लिखना शुरू करेंगे और अंतिम तक लिखेंगे कि लेखक कहते हैं कि यदि हम वैद्य होते यानी अगर हम चिकित्सक होते, डॉक्टर होते, तो हम कफ और पित्त से सहवर्ती व्याप्त की व्याख्या करते यानी संबंधित व्याप्त की व्याख्या करते, यानी कफ और पित्त के बारे में बताते, इनको कैसे संतुलित रखना है इसके बारे में हम बताते। और अगर हम भूवैज्ञानिक होते, भूगोल वेत्ता अर्थात भूगोल के जानकार होते, तो किसी देश के जलवात का वर्णन करते अर्थात किसी भी देश की जलवायु के बारे में बताते। परंतु दोनों ही विषयों में से हमें एक बात कहने का प्रयोजन नहीं है, क्योंकि भाई हम ना तो भूगोल वेत्ता है ना हम डॉक्टर हैं, हम हैं कौन, एक लेखक है। तो हमारा मतलब क्या है ना, हम इन चीजों के बारे में ज्यादा वर्णन नहीं कर सकते, लेखक कहते हैं। आगे हम लोग लिखेंगे कि लेखक कहते हैं कि भाई हम तो केवल उसी बात के ऊपर दो चार बातें लिखते हैं जो हमारे और तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल करके परस्पर हृदयस्थ भावों को प्रकाशित करती रहती है। अर्थात हम केवल उसी बात के ऊपर दो चार बातें लिख सकते हैं जो हम और आप चर्चा करते हैं तो हमारे हृदय से निकल या हमारे मुख से निकल करके हमारे हृदय के भावों को व्यक्त करती है। अर्थात मैं बात के बारे में ही दो चार बातें लिख सकता हूँ। ठीक है, यही हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे बोल रहे हैं वैद्य किस बात का वर्णन करते हैं, तो वैद्य कफ और पित्त से संबंधित बात की व्याख्या करते हैं। इतना हम लोग लिख देंगे। यहाँ पे 22वां क्वेश्चन बोलता है कि इस पद्यांश को पढ़िए और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए और 6 अंक आप ले लीजिए। यानी एक क्वेश्चन 2 का, फिर दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर का और तीसरा क्वेश्चन भी 2 नंबर का। तो जाल परे जल जात बहितज मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़त छोह। रहीम दास के दोहे हैं ये, है ना, रहीम दास के दोहे चैप्टर से लिया गया है। तो संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित दोहा शीर्षक से लिया गया, जिसके रचयिता कविवर रहीम दास जी हैं। अब यहाँ पर रेखांकित अंशों की व्याख्या में हम लोग पूरे दोहे की व्याख्या कर देंगे। यहाँ पर लिख देंगे कि रहीम दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार जल में जाल डाले जाने पर जल जो है बहकर चला जाता है मछली के प्रेम को छोड़ करके, तजमीनन को मोह अर्थात मछली के प्रेम को त्याग करके जल जो है बह जाता है जाल छोड़ के। ठीक है, ठीक उसी प्रकार रहीम दास जी कहते हैं परंतु मछली को पानी से इतना प्रेम है कि वो उसके बिना तड़प तड़प के मर जाती है। ठीक है ना, यही होती है सच्चे प्रेम की विशेषता। यही हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे बोला गया प्रस्तुत दोहे के माध्यम से किसकी विशेषता बताई गई है, तो सच्चे प्रेम की विशेषता बताई गई है। अब यहाँ पे 23वें में बोला गया है कि यहाँ पर 2 गद्यांश दिए गए हैं। यहाँ पर किसी एक का आपको क्या करना है, संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है और 8 अंक आपको मिल जाएंगे। संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिए, या तो इसका या फिर इसका, अथवा में 2 दिए गए हैं। ठीक है, तो सताम सज्जना नाम आचारा सदाचारा अर्थात सज्जनों के द्वारा किए गए आचरण ही सदाचार होते हैं। जो लोग हमेशा सत्य विचारते हैं, हमेशा सत्य का ही आचरण करते हैं, वे लोग ही सज्जन होते हैं। सज्जन लोग जैसा आचरण करते हैं वही आचरण सदाचार होता है। सदाचार के द्वारा ही सज्जन व्यक्ति अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके सभी लोगों के साथ शिष्टता का व्यवहार करते हैं। ये इसका हिंदी अनुवाद हो गया। और यहाँ पर इसका भी हिंदी अनुवाद हम आपको बता देते हैं, आपकी जो इच्छा होगी आप उसको एग्जाम में कर लीजिएगा। वर में को गुड़ी पुत्रो नाचा मूर्ख सतय अपि एकह चंद्र तमो हंति नाचा तारा गणय अपि। यानी लिखा गया है कि वरम एको गुड़ी पुत्रो नाचा मूर्ख सतय अपि अर्थात सैकड़ों मूर्ख पुत्रों से तो अच्छा है एक गुणवान पुत्र हो जाए। अगर किसी के सैकड़ों मूर्ख पुत्र हैं तो उससे अच्छा है कि उसको भगवान एक ही पुत्र दें लेकिन वो भी गुणवान हो, है ना। यानी सैकड़ों मूर्ख बच्चों से तो एक गुणवान बच्चा अच्छा होता है। क्योंकि जिस प्रकार एकह चंद्र तमो हंति, क्योंकि एकमात्र चंद्रमा ही अंधकार को दूर करता है, नाचा तारा गणय अपि ना कि असंख्यों तारों का समूह। इस आसमान में बहुत सारे तारे हैं लेकिन एक अकेला चंद्रमा ही पूरे अंधकार को दूर करता है, ना कि पूरे तारा। वैसे ही इन सैकड़ों मूर्खों की अपेक्षा एक गुणवान पुत्र जो है वो श्रेष्ठ होता है। अब यहाँ पे 24वें में हमको क्या करना है, दीपदान एकांकी के आधार पर पन्नाधाय का चरित्र चित्रण करना है। 5 अंक आपको मिल जाएंगे। 25वां क्वेश्चन कहता है कि भैया इन 3 में से किसी एक का आप जीवन परिचय दे दो और उनकी कृतियां लिख दो, हम आपको 4 अंक दे देंगे। हजारी प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद और श्री राम शर्मा जी। और ऐसे ही 3 कवियों में से किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय लिखना है और रचना लिखनी है। कबीरदास, भक्तेंदु हरिश्चंद्र और रहीम दास। चलिए यहाँ पे देखिए 26वें क्वेश्चन में बोला गया है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस पेपर में ना आया हो, हम आपको 2 नंबर दे देंगे। 27वां क्वेश्चन कहता है कि इन 3 में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में देना है, 4 अंक हम आपको दे देंगे।
तो सज्जनाः के भवन्ति, अभी आप ऊपर पढ़े हैं, यहाँ पर ही पढ़े हैं, ये जनाः सद एव विचारयन्ति सद एव आचरन्ति च ते एव सज्जनाः भवन्ति। बस यही उत्तर हो गया, ठीक है। अगला है रामः कस्मिन् वंशे उत्पन्नः आसीत्। तो रामः कस्मिन् की जगह आप लोग लिख देंगे इक्ष्वाकु वंशे। इक्ष्वाकु वंशे उत्पन्नः आसीत्, ठीक है। रामदासः कुत्र निवसति। तो रामदासः कुत्र की जगह आप लिख देंगे नारायणपुरे निवसति। कहाँ निवसति यानी रामदास कहाँ रहता था, तो नारायणपुर में, यानी रामदासः नारायणपुरे निवसति। अब यहाँ पर हमको 4 में से किसी 2 वाक्यों का क्या करना है, संस्कृत में अनुवाद करना है और 4 अंक मिल जाएंगे। तो राम स्कूल जाता है, हम लोग लिखेंगे रामः विद्यालयम गच्छति। वे सब खाते हैं यानी ते खादन्ति। पेड़ से पत्ते गिरते यानी वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है यानी विद्यालयस्य परितः वृक्षाः सन्ति, ठीक है। अब यहाँ पर 2 मुहावरे दिए गए हैं, इनमें से हमें क्या करना है, मुहावरों का अर्थ लिखना है और वाक्य प्रयोग करना है। 2 अंक हमको मिलेगा। तो अंधे के हाथ बटेर लगना का मतलब है कि भाग्यवश कोई बहुत अच्छी वस्तु मिल जाना, ठीक है। और अगला है कि आंख का तारा होना यानी अत्यधिक प्रिय होना, ठीक है। जैसे अंधे के हाथ बटेर लगना का वाक्य प्रयोग करते हुए लिखेंगे कि यदि कक्षा 8 पास बच्चे को नौकरी लग जाए तो इसे बोलेंगे कि अंधे के हाथ में बटेर लग गई। और आंख का तारा होने का मतलब है कि सुरेश अपनी माँ के आंख का तारा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे 30वां क्वेश्चन बोलता है कि अपने इलाके में व्याप्त गंदगी को दूर करवाने के लिए ग्राम प्रधान को प्रार्थना पत्र लिखिए, 5 अंक आपको दिया जाएगा। अथवा 10 दिन के अवकाश के लिए अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। यहाँ से दोस्तों मैंने पूरा पेपर आपको दिखाया, पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, दोस्तों के पास शेयर करो। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।